तो इस गिवन क्वेश्चन में 3 प्रोसेस है, P1, P2 एंड P3। तीनों के सभी का एग्जीक्यूशन टाइम दिया हुआ है, दैट इज बर्स्ट टाइम 6 मिलीसेकंड फॉर P1, P2 के लिए 3 मिलीसेकंड एंड P3 के लिए 5 मिलीसेकंड। अराइवल टाइम इज आल्सो गिवन, 0 मिलीसेकंड में P1 आ चुका था, जब CPU ऑन हुआ उसके 2 मिलीसेकंड के बाद P2 अराइव हुआ और CPU ऑन होने के 3 मिलीसेकंड के बाद P3 अराइव हुआ। इसको हमको सॉल्व करना है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और राउंड रॉबिन से। हमको निकालना क्या है, टर्न अराउंड टाइम, दैट इज एवरेज टर्न अराउंड टाइम। सभी प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे और उसका एवरेज कर लेंगे बाद में। एंड सिमिलरली वेटिंग टाइम, तो हम लोग हर एक प्रोसेस के लिए वेटिंग टाइम निकालेंगे पहले और बाद में उसका एक एवरेज निकाल लेंगे। सभी एल्गोरिदम के लिए हमको करना है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए भी एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम, देन शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के लिए भी हमको एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है, और देन राउंड रॉबिन के लिए भी हमको एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। तो इस सभी क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ग्रैंड चार्ट बनाने की जरूरत पड़ती है कि प्रोसेस का सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा सबसे पहले। सो मैं ग्रैंड चार्ट बना रहा हूँ फॉर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मैं यहाँ बना देता हूँ। इस चार्ट में हम लोग अपना एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस बताएंगे कि किस सीक्वेंस में प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में आप देख सकते हो, एज द नेम सजेस्ट, द प्रोसेस विच कम फर्स्ट इन द सिस्टम विल एग्जीक्यूट फर्स्ट। जो प्रोसेस सिस्टम में पहले आएगी वही पहले एग्जीक्यूट होगी। यही सिस्टम आप बैंकिंग में अवेलेबल यूज करते हो या कहीं पे भी जाके जब आप क्यू लगते हो तो जो क्यू में सबसे पहले आता है वो पहले अपना टास्क परफॉर्म करता है। बैंक में आपने क्यू लगे हो, आप कुछ अमाउंट निकालने के लिए, विड्रॉ करने के लिए, तो जो पहले आता है वो पहले अपना टास्क परफॉर्म करता है, उसके बाद आने वाला बाद में, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो सिमिलरली जो प्रोसेस यहाँ पे पहले अराइव हुई है वो प्रोसेस यहाँ पे पहले एग्जीक्यूट होगी। तो सबसे पहले कौन सी प्रोसेस अराइव हुई है, तो ये किससे पता चलेगा, अराइवल टाइम से। तो सबसे पहले हम लोग कौन सी प्रोसेस पहले आई है वो देखेंगे अराइवल टाइम पे। सीपीयू के ऑन होते ही देखिए यहाँ पे 0 अराइवल टाइम पे P1 प्रोसेस आ चुकी थी। तो सबसे पहली प्रोसेस कौन सी आई सिस्टम में, P1, क्योंकि इसका अराइवल टाइम क्या है 0, सीपीयू ऑन हुआ और ये आ गई थी। सेकेंड प्रोसेस जो अराइव हुई है वो हुई है P2 2 मिलीसेकंड के बाद, और थर्ड प्रोसेस जो अराइव हुई है दैट इज P3 आफ्टर 3 मिलीसेकंड। तो सीक्वेंस आपको पता है, P1 सबसे पहले अराइव हुआ है तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा, देन P2 एग्जीक्यूट होगा एंड देन फाइनली P3 एग्जीक्यूट होगा। तो फर्स्ट we'll start, first we'll execute P1, then we'll execute P2 and then finally P3. So this will be the sequence of execution based on first come first serve। ठीक है, तो सीपीयू ऑन हुआ था 0 सेकंड में। अब ग्रैंड चार्ट हम लोग फिर से बना लेते हैं। जैसे ही सीपीयू चालू हुआ था 0 सेकंड में, तब हम लोग के पास एक प्रोसेस आई थी, वो प्रोसेस थी P1। देखिए 0 सेकंड में कौन आया था, सिर्फ P1। तो P1 सीपीयू में एग्जीक्यूशन के अंदर चला गया होगा। सीपीयू में जब P1 अंदर गया तो उसको एग्जीक्यूशन में लगने वाला टाइम कितना है, 6 मिलीसेकंड। सो ये 0 में अंदर गया है तो बाहर कब निकलेगा, आफ्टर 6 मिलीसेकंड। 6 मिलीसेकंड में ये पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगा P1 और बाहर निकल जाएगा। जैसे ही 6 मिलीसेकंड के बाद P1 बाहर निकलेगा, दो और प्रोसेस आ गई है। 2 मिलीसेकंड के बाद एक P2 आया था और 3 मिलीसेकंड के बाद एक P3 आया था। तो दोनों प्रोसेस और आ चुकी है। अब किसको पहले भेजेंगे, जो पहले अराइव हुआ था उसको भेजेंगे। तो आपने देखा कि P2 पहले आया था क्योंकि ये सीपीयू चालू होने के 2 मिलीसेकंड के बाद पहुंच चुका था। तो सेकेंड प्रोसेस कौन सी जाएगी, P2 जाएगी। P2 जब अंदर जाएगा तो उसको एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लगता है, 3 मिलीसेकंड। तो ये 3 मिलीसेकंड तक एग्जीक्यूट होगा। ये एंटर कब किया, 6 मिलीसेकंड में। एग्जीक्यूट कितना करेगा, 3 मिलीसेकंड में। तो बाहर कब निकलेगा, 9 मिलीसेकंड में। तो ये 9 मिलीसेकंड के बाद ये बाहर निकल जाएगा एग्जीक्यूट होकर के। ठीक है, सो एंटर किया 6 में, एग्जीक्यूट किया 3 मिलीसेकंड, तो टोटल 9 मिलीसेकंड में ये बाहर निकल जाएगा। देन नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी बची, P3। अब P3 को भेजेंगे आखिरी में और इसको लगने वाला टाइम है 5 मिलीसेकंड फॉर एग्जीक्यूशन। तो ये 9 में एंटर करेगा, 5 मिलीसेकंड एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब 9 + 5 14 मिलीसेकंड में ये वहां से बाहर आ जाएगा।
सो दिस चार्ट इज नोन एज ग्रैंड चार्ट। ये ग्रैंड चार्ट बन गया हमारा। अब इसके हिसाब से हम लोग टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम बहुत ही इजीली फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए बनाया हमने? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। हम सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, याद रखिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। दिस इज FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो अब आपको निकालना क्या है? टर्न अराउंड टाइम फॉर ईच प्रोसेस, देन वेटिंग टाइम फॉर ईच प्रोसेस। तो चलिए टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम निकाल लेते हैं इसके लिए। द फॉर्मूला फॉर टर्न अराउंड टाइम, मैं यहाँ पे कुछ पोर्शन इरेज कर रहा हूँ सो दैट हम लोग को थोड़ा स्पेस मिल जाए बात करने के लिए। नीचे का जो क्वेश्चन था मैं वो इरेज कर दिया। सो फॉर्मूला फॉर टर्न अराउंड टाइम, turn time is equal to completion time minus arrival time। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो अराइवल टाइम हमेशा आप टेबल से देखेंगे और कंप्लीशन टाइम इस ग्रैंड चार्ट से देखेंगे। फॉर एग्जांपल P1 PAT फॉर P1, टर्न अराउंड टाइम ऑफ P1 क्या होगा? तो P1 प्रोसेस का कंप्लीशन कब हुआ, कब वो प्रोसेस कंप्लीट हुई? तो यू कैन सी हियर इन ग्रैंड चार्ट, ये कब कंप्लीट हो रही है? 6 मिलीसेकंड के बाद P1 प्रोसेस पूरी तरीके से एग्जीक्यूट होकर बाहर निकल गया है। तो ये क्या हुआ? P1 का कंप्लीशन टाइम। सो कंप्लीशन टाइम क्या है इसका? 6। ये सिस्टम में आया कब था, अराइव कब हुआ था? तो आप अराइवल टाइम हमेशा कहाँ से देखोगे? टेबल से। अराइवल टाइम इज P1 का अराइवल टाइम क्या है? 0। तो यहाँ पे आप 0। तो कुल मिलाकर के इसका टर्न अराउंड टाइम कितना मिला? 6 माइनस 0 दैट इज 6। सिमिलरली फॉर प्रोसेस P2, अगर मैं ये P2 के लिए सॉल्व करता हूँ, P2 प्रोसेस का कंप्लीशन क्या है? तो इस ग्रैंड चार्ट में आप देखोगे P2 प्रोसेस 6 में एंटर किया था और 9 में बाहर निकला था। तो इसका कंप्लीशन हमेशा कौन सा देखोगे? जब इसने सिस्टम को पूरा फिनिश करके छोड़ दिया है। तो इसने कब इस सिस्टम को पूरी तरीके से छोड़ दिया है? 9 मिलीसेकंड में। 9 मिलीसेकंड के बाद ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होकर बाहर निकल चुकी थी कंप्लीटली। सो 9 विल बी द कंप्लीशन टाइम फॉर P2। और ये अराइव कब हुआ था? अराइवल टाइम ऑलवेज यू कैन टेक अराइवल टाइम फ्रॉम द टेबल। तो टेबल में क्या गिवन अराइवल टाइम है? दैट इज 2 मिलीसेकंड। यहाँ पे अगर आप देखेंगे टेबल में अराइवल टाइम कब है? 2 मिलीसेकंड। तो P2 का अराइवल टाइम था 2 मिलीसेकंड एंड कंप्लीशन टाइम हमेशा यहाँ से लोगे ग्रैंड चार्ट से। तो कंप्लीशन टाइम इज 9 माइनस अराइवल टाइम इज 2। सो 9 माइनस 2, so you will get here 7। Then turnaround time for P3, in very similar manner we can calculate turnaround time for P3. P3, the completion time of this process is 14 and arrival time you can take from the table, that is 3. So total turnaround time will be 11। तो याद रखिएगा टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? जब आप सिस्टम में एंटर किए थे और जब आप सिस्टम से बाहर निकले, इन बिटवीन आपने वेटिंग किया, आपने प्रोसेस किया, दैट डजंट मैटर। जैसे कि मैं बैंक में जा रहा हूँ कुछ पैसे सबमिट करने के लिए, तो जब मैं बैंक के अंदर गया दैट इज अराइवल टाइम। और जब हो सकता है मैंने वेटिंग किया, हो सकता है कुछ टाइम मुझे प्रोसेस में लगा हो, कुछ समय मुझे पैसे सबमिट करने में लगा, और जब मैं वहां से रिटर्न होकर के गेट पे आया दैट इज कंप्लीशन। तो जब मैं एंटर किया था एग्जैक्टली और जब मैं बैंक से एग्जैक्टली बाहर निकला दैट इज कंप्लीशन। तो मान लीजिए मैं 11 AM को अंदर गया रहा हूँ और 12 को बाहर निकला, तो 1 आवर मेरा टोटल हो जाएगा टर्न अराउंड टाइम। ठीक है,
ध्यान रखिएगा, टर्न अराउंड टाइम होता है जस्ट अराइव्ड और जस्ट फिनिश्ड, अराइव और फिनिश के बीच का डिफरेंस। देन वी कैन कैलकुलेट वेटिंग टाइम बाय अनदर फॉर्मूला। waiting time of a process will be equal to turnaround time minus burst time. The turnaround time which you have calculated here, इसको आप ले सकते हो, और burst time you can take from the table. अभी भी आप क्या कर रहे थे, कंप्लीशन टाइम को चार्ट से ले रहे थे और अराइवल टाइम को टेबल से ले रहे थे, राइट। इन वेरी सिमिलर मैनर टर्न अराउंड टाइम क्या लोगे, जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है यहाँ से लोगे, एंड बस टाइम यू विल टेक फ्रॉम द टेबल, जो टेबल में दिया हो वहां से बस टाइम लोगे बीटी, और टर्न अराउंड टाइम जो आपने कैलकुलेट किया है वहां से लोगे। सो वेटिंग टाइम फॉर प्रोसेसेस WT फॉर P1। तो P1 का टर्न अराउंड टाइम क्या है, अभी आपने कैलकुलेट किया, इट इज 6। टर्न अराउंड टाइम क्या है, इट इज 6, एंड बर्स्ट टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम, दैट इज गिवन इन योर टेबल। तो ये टेबल में क्या दिया हुआ है, अगेन 6, तो 6 माइनस 6 इज 0। तो P1 ऐसा प्रोसेस है जिसको थोड़ा सा भी वेट नहीं करने पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि आप देख सकते हो वेरी इजिली यहाँ पे वो 0 सेकंड में अराइव हुआ था और 0 सेकंड में ही आपका उसको सीपीयू मिल गया था और वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया था, उसको वेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सिमिलरली वेटिंग टाइम फॉर P2, P2 का टर्न अराउंड टाइम था 7, और इसका बर्स्ट टाइम जो टेबल में दिया है P2 का, वो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 मिली सेकेंड। तो 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। सिमिलरली P3 प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम अभी आपने यहाँ पे निकाला था, ये वाला 11, तो एज इट इज कॉपी करिए, माइनस बर्स्ट टाइम, टेक इट फ्रॉम द टेबल, बर्स्ट टाइम आपका दिया हुआ है टेबल में, दैट इज 5, so 6. So these are the turnaround time and waiting time of each processes while we are using first come first serve algorithm. तो जब हम लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं तो टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम। सो एवरेज क्या होता है, इन तीनों को सम करके डिवाइडेड बाय 3 करूंगा तो एवरेज निकल जाएगा। इन वेरी सिमिलर मैनर इफ वी सम ऑल दिस वैल्यूज एंड डिवाइड दिस वैल्यूज बाय 3 देन वी विल गेट एवरेज वेटिंग टाइम। तो एवरेज निकालने का जस्ट फॉर्मूला लगा देंगे, तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या हो जाएगा, average turnaround time will be 6 plus 7 plus 11 and how many processes are there, so 3 processes, तो 3 processes मिल रही है, तो इनको सबको सम कर लीजिए और डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए। 6 plus 7 will be 13, 13 plus 11 will be 24, 24 divided by 3 will be 8, so 8 millisecond is the turnaround time और पर प्रोसेस। एक प्रोसेस को ऑन एन एवरेज एग्जीक्यूशन में 8 मिलीसेकंड का टाइम लग जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली एवरेज वेटिंग टाइम, एक प्रोसेस को ऑन एन एवरेज कितना वेट करना पड़ रहा है, सो सम कर लीजिए वेटिंग टाइम को और डिवाइडेड बाय 3। तो वेटिंग टाइम क्या क्या है हमारे पास अवेलेबल, तो यहाँ पे देखिए आपने निकाला है अभी 0, 4 एंड 6, तो 0 प्लस 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3, so it will become 10 by 3, so 10 by 3 you can
राइट एज 3.333 मिली सेकेंड पर प्रोसेस। सो व्हाट इज सोर्स, ये शो कर रहा है कि अगर हम लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से प्रोसेस को भेजेंगे सीपीयू में एग्जीक्यूट होने में, तो ऑन एन एवरेज 8 मिली सेकेंड में एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा, और ऑन एन एवरेज एक प्रोसेस को 3.3 मिली सेकेंड का वेट करना पड़ेगा। तो ये आपको बता रहा है, ये इसके एल्गोरिदम की एफिशिएंसी बताता है। हम क्या चाहते हैं कि कोई भी प्रोसेस को ज्यादा वेट ना करना पड़े, तो जिस एल्गोरिदम में वेटिंग टाइम सबसे कम होगा, टर्न अराउंड टाइम भी सबसे कम होगा, वो एल्गोरिदम को हम लोग बेस्ट मानेंगे। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में आपने देखा कि 8 मिली सेकेंड एवरेज वेटिंग टाइम एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ रहा है, और 3.3 मिली सेकेंड एवरेज वेटिंग टाइम आ रहा है। तो हम लोग अदर एल्गोरिदम को भी ट्राई करते हैं, क्या अदर एल्गोरिदम इससे कम टर्न अराउंड टाइम या कम वेटिंग टाइम देते हैं। अगर वैसा देते हैं तो वो लोग ज्यादा बेटर है इससे। ठीक है, सो अब मैं सेम क्वेश्चन को शॉर्टेज जॉब फर्स्ट से बना रहा हूँ। चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं एसजेएफ से, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। एज द नेम सजेस्ट, द जॉब हैविंग लीस्ट बर्स्ट टाइम विल एग्जीक्यूट फर्स्ट। ऐसा जॉब जो सबसे कम टाइम लेता है एग्जीक्यूशन में, वो जॉब को हम लोग पहले भेजेंगे एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, बट इट इज नॉन प्रीएम्प्टिव टाइप का। एक बार अगर कोई जॉब एंटर कर गया है तो इसका मतलब वो पूरी तरीके से एग्जीक्यूट होके ही बाहर निकलेगा, बीच में आप उसको रोक नहीं सकते हो। ध्यान रखिएगा, बीच में उसको निकाल के दूसरे को डाल दें, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है शॉर्टेज जॉब में। ठीक है, एसआरटीएफ डिफरेंट केस है, उस केस में निकाल सकते हैं, बट वो मेंशन होगा आपको शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट के नाम से। बट इफ सिंपली एसजेएफ की बात करें तो इट इज नॉन प्रीएम्प्टिव। इट मींस कोई जॉब अगर एंटर करता है सिस्टम में तो वो पूरी तरीके से एग्जीक्यूट होकर ही बाहर निकलेगा। तो चलिए बस टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, मिनिमम वाला पहले जाएगा और ज्यादा जिसको एग्जीक्यूशन में टाइम लग रहा है वो बाद में जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हल्का सा एक ट्रिक। 0 सेकेंड में जब सीपीयू स्टार्ट हुआ तो वो सबसे पहले चेक करेगा कि कौन कौन सी प्रोसेस आ चुकी है जिनको मुझे एग्जीक्यूशन में भेजना है, और सारी प्रोसेस अगर आ चुकी है तो उसमें से सबसे छोटी प्रोसेस कौन सी है। तो देखिए 0 सेकेंड में जब सीपीयू ऑन होगा तो क्या हमारे पास P1 P2 P3 तीनों अवेलेबल है क्या 0 सेकेंड में? नहीं है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास तीनों प्रोसेस अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे कौन आया है 0 सेकेंड में? सिर्फ एक प्रोसेस आई है 0 सेकेंड में, दैट इज P1। ठीक है, अगर दो प्रोसेसेस आ जा रहती 0 सेकेंड में तो उन दोनों में से जो छोटा होता उसको पहले भेजते हम लोग, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है अभी, सिर्फ एक प्रोसेस अवेलेबल है सीपीयू के पास। जब सीपीयू ऑन हुआ तो चेक किया कि कितनी प्रोसेस अराइव हो चुकी है, तो अराइव तो कुछ नहीं हुई अभी, तो P2 भी नहीं आया, P3 भी नहीं आया। P2 2 मिली सेकेंड के बाद आया था और P3 3 मिली सेकेंड के बाद आया था। तो वी हैव ओनली वन प्रोसेस दैट इज P1। तो कंपेयर के लिए और कोई प्रोसेस है ही नहीं, सो दैट हम लोग शॉर्टेस्ट वाले को पहले भेज पाए। शॉर्टेस्ट के लिए कम से कम दो प्रोसेस चाहिए ना, कौन सबसे छोटा है ये ढूंढने के लिए, बट हमारे पास सबसे छोटा का पता ही नहीं, हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोसेस आया P1, तो हमको P1 को ही भेजना पड़ेगा, यहाँ पे कोई दूसरा चारा नहीं है। तो फर्स्ट जो प्रोसेस एंटर करेगी सिस्टम में दैट विल बी P1। और क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव टाइप का है, इसका मतलब एक बार P1 अंदर चला गया तो पूरी तरीके से एग्जीक्यूट होकर के ही बाहर निकलेगा। और P1 को एग्जीक्यूशन में लगने वाला टाइम है 6 मिली सेकेंड। तो जब P1 0 मिली सेकेंड में अंदर जाएगा तो 6 मिली सेकेंड के बाद बाहर आएगा। जैसे ही सीपीयू फ्री हुआ 6 मिली सेकेंड के बाद, तो वो चेक करेगा कि कौन कौन सी और ऐसी प्रोसेस है जो सिस्टम में आ चुकी है। तो आप देख सकते हो कि 2 मिली सेकेंड के बाद एक प्रोसेस आई है दैट इज P2, और 3 मिली सेकेंड के बाद एक और प्रोसेस आई है दैट इज P3। तो इसका मतलब आप दोनों प्रोसेस सिस्टम के पास अवेलेबल है, P2 भी अवेलेबल है और P3 भी अवेलेबल है। इन दोनों में शॉर्टेस्ट कौन सा है वो पहले जाएगा। तो आप देख रहे हो इन दोनों में शॉर्टेस्ट जो सबसे कम एग्जीक्यूशन टाइम लेने वाला है वो प्रोसेस है P2। P2 को लगने वाला टाइम है 3 मिली सेकेंड,
और P3 को लगने वाला है 5 मिली सेकेंड। तो अगेन P2 पहले जाएगा क्योंकि कम एग्जीक्यूशन टाइम वाला है, और उसके बाद P3 जाएगा। तो देखिए P2 को पहले भेजेंगे और उसके बाद P3 को भेजेंगे। P2 6 मिली सेकेंड में अंदर गया है, 3 मिली सेकेंड इसको एग्जीक्यूशन में लगता है तो 9 में बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली P3 9 में अंदर गया है, 5 मिली सेकेंड में एग्जीक्यूट होता है तो ये 14 में बाहर निकल जाएगा। अगेन आपको FCFS जैसा ही ये मिल गया है टेबल जो बना हुआ ग्रैंड चार्ट, तो इसका मतलब एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम दोनों आपको सेम मिलेंगे जैसे आपने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में सॉल्व किया था। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और शॉर्टेज जॉब फर्स्ट दोनों सेम सॉल्व होगा, सेम टर्न अराउंड टाइम, सेम वेटिंग टाइम मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं चेंज कर दूं, हल्का सा आपको डिफरेंट करके दिखाऊं कि शॉर्टेज जॉब कहाँ पे चेंज हो सकता था। मान लीजिए इनका टाइम चेंज हो जाता है, मान लीजिए ये वाला टाइम जो था, ये वाला टाइम था, मान लीजिए ये 8 दिया होता एग्जाम में, ये वाला 8 मिली सेकेंड दिया रहता और ये वाला 5 मिली सेकेंड, तो क्या होता है जब P1 बाहर निकलता 6 मिली सेकेंड के बाद, तो उसके पास दो प्रोसेस थी, 2 मिली सेकेंड के बाद आया था P2 और 3 मिली सेकेंड के बाद आया था P3। अब हमारे पास कंपैरिजन के दो प्रोसेस है, जो छोटा है वो पहले जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले देखते हैं कि इसका एग्जीक्यूशन टाइम तो 5 है और इसका 8 है, तो पहले क्या होता है यहाँ पे हम लोग P3 को भेजते और उसके बाद P2 को भेजते, ठीक है। तब सीक्वेंस आपका चेंज हो जाता है यहाँ पे। अभी ऐसा है कि P2 P3 में P2 ही छोटा है तो पहले जो छोटा होगा वही जाएगा, तो एग्जीक्यूशन में जो आपका मिनिमम रहेगा वही जाएगा, ठीक है। अब थर्ड आपका लास्ट जो है वो देखते हैं हम लोग, दैट इज राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। राउंड रॉबिन एल्गोरिथम आप ट्राई करते हैं थर्ड। अब इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, राउंड रॉबिन वाले में हमारे पास क्वांटम फिक्स है। राउंड रॉबिन में हमारे पास क्वांटम मतलब टाइम हमारा फिक्स है, हमको मिलने वाला टाइम है वो 2 मिली सेकेंड का ही मिलेगा। इस बीच में अगर प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो हम लोग दूसरी प्रोसेस को डाल देंगे। तो ये आपका एकदम फिक्स डिस्टेंस रहेगा, हमेशा 2 मिली सेकेंड का ही स्लॉट मिलेगा। इस स्लॉट में अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो उसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं राउंड रॉबिन से। किस सीक्वेंस में जाएगा, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जैसा ही है, जो प्रोसेस पहले आया वो पहले अंदर जाएगा, जो बाद में आया बाद में जाएगा, लेकिन हर एक प्रोसेस को फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम देगा। उसी टाइम के बाद अगर वो एग्जीक्यूट होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो उसको बाहर निकाल के दूसरी प्रोसेस को डाल देंगे। ये प्रीएम्प्टिव टाइप का है, आप बीच में प्रोसेस को रोक के बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। तो राउंड रॉबिन में क्वांटम दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ था Q इज इक्वल टू 2, तो आप इसका 2 मिली सेकेंड का क्वांटम लेके चलोगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले प्रोसेस जब सिस्टम ऑन हुआ था तो P1 आया था, P1 सबसे पहले जाएगा इसलिए, तो चलिए P1 को यहाँ भेज दिया मैं एग्जीक्यूशन में। और CPU ऑन हुआ था 0 मिली सेकेंड में, 0 मिली सेकेंड में ऑन हुआ था, यहाँ पे बिल्कुल चालू हो गया था जब CPU। P1 को कितना टाइम देंगे हम लोग, जितना क्वांटम है, तो क्वांटम हमारा फिक्स है 2 मिली सेकेंड का, तो एग्जैक्टली 2 मिली सेकेंड मिलेगा P1 को। P1 पूरा एग्जीक्यूट हो पाया क्या, नहीं हो पाया। P1 को लगने वाला टाइम कितना था, 6 मिली सेकेंड, आपने 2 मिली सेकेंड दिया और उसके बाद उसको बाहर निकाल दिया। अब अगला किसकी बारी आएगी, P2 की बारी आएगी। तो P2 यही मान लो 8 ही है, मान लो 8 जैसा दिख रहा है, तो 8 मिली सेकेंड है मान लो P2। तो नेक्स्ट टर्म किसका मिलेगा, सीक्वेंस के हिसाब से P2 को जाएगा। P2 को भी एग्जैक्ट उतना ही टाइम मिलेगा 2 मिली सेकेंड। तो ये एग्जीक्यूट हो पाया क्या, नहीं हुआ। अभी किसका कितना बचा है साइड में लिखते चले जाइएगा, इसका बचा हुआ है 4 और इसका बचा हुआ है 6, 2 मिली सेकेंड दोनों एग्जीक्यूट हो गए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट किसकी बारी आएगी, P3 की बारी आएगी। तो P3 को फिर हम लोग डाल दिए एग्जीक्यूशन में। P3 को भी एग्जैक्टली उतना ही टाइम मिलेगा 2 मिली सेकेंड का, तो ये 6 में बाहर निकल जाएगा। अब तीनों प्रोसेस का एक एक राउंड हो चुका,
अब इसका बचा बचा हुआ टाइम कितना ये देख लीजिए। क्या एक एक राउंड और जरूरत है सबको? तो बिल्कुल जरूरत है एक एक राउंड की और, क्योंकि इसका 4 बचा, इसका 6 बचा, इसका 3। तो फिर से सीक्वेंस आएगा P1 का, सेम सीक्वेंस में चलेंगे। अगेन P1 अंदर जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए, 6 में अंदर गया तो 2 मिलीसेकेंड एग्जीक्यूट होगा, 8 में बाहर निकल आएगा। तो अब इसका रिमेनिंग टाइम कितना बचा है? अब आप देखिए, इसका 4 था, 2 मिलीसेकेंड और एग्जीक्यूट हो गया तो 2 ही बचा अब इसके पास। अब सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इसकी बारी है, P2 की बारी है, तो P2 जाएगा। सिमिलरली उसके बाद P3 जाएगा, है ना। सीक्वेंस के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग, P1 P2 P3। तो P2 2 मिलीसेकेंड एग्जीक्यूट हुआ तो 10 में बाहर आ जाएगा, और ये भी 2 मिलीसेकेंड एग्जीक्यूट हुआ, ये 12 में बाहर आ जाएगा। अब कितना कितना रिमेनिंग टाइम है यहाँ पे लिख लीजिए। इसका बचा हुआ टाइम 4 है, इसका बचा हुआ टाइम 1 है। एक राउंड और जरूरत है? तो हाँ बिल्कुल जरूरत है, तो फिर से भेजेंगे एग्जीक्यूशन में। P1 का बचा हुआ 2 अब एग्जीक्यूट होकर पूरे तरीके से फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम अब P1 यहाँ जाएगा, P1 पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो गया, 2 मिलीसेकेंड था, खत्म हो गया। अब अगला P2 की बारी है, तो नेक्स्ट कौन जाएगा? यहाँ पे P2 चला जाएगा, ठीक है। तो P2 का भी बचा हुआ टाइम कितना है? 2 मिलीसेकेंड एग्जीक्यूट हुआ, अभी 2 और बचा हुआ है। अब बारी आई P3 की। P3 में देखिए P3 को कितना टाइम चाहिए? 1 चाहिए। मिलेगा इसको 2, लेकिन वो यूज कितना करेगा? सिर्फ 1, और रिटर्न कर देगा सीपीयू को वापस, ठीक है। ये 14 हुआ, ये 16 हुआ। अब जो अगली जो आएगी वो कौन से जाएगा? अब P3 जाएगा। मैं इसी को आगे थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ P3, सो दैट एंटर कर पाए हम लोग यहाँ पे। और ये कब बाहर निकलेगा ये ध्यान रखिएगा, 17 में बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि P3 को मिलेगा तो 2, बट उसको एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए क्या 2? नहीं चाहिए, उसको तो 1 में काम चल जाएगा, तो वो 1 में खुद से सीपीयू को छोड़ देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोसेस आएगी P3 और वो बाहर निकल जाएगी 17 में। 16 में अंदर गया और 17 में बाहर निकल गया। क्यों? क्योंकि इसको लगने वाला टाइम तक सिर्फ 1 मिलीसेकेंड चाहिए था, तो 1 मिलीसेकेंड उसने यूज कर लिया, बाहर निकल गया। 17 के बाद एक और प्रोसेस बचा हुआ है P2, तो आखिरी में P2 जाएगा और 2 मिलीसेकेंड एग्जीक्यूट करेगा। लास्ट में P2 अंदर जाएगा और 2 मिलीसेकेंड के बाद एग्जीक्यूट होगा और बाहर निकल जाएगा ये 19 में। आखिरी एक ब्लॉक और बनेगा उसी के आगे, जिसमें हम लोग P2 को भेजेंगे और एग्जीक्यूट करके बाहर निकाल देंगे 19 में। अंदर कब गया था ये? 17 में। तो P2 वाला 17 में लास्ट में अंदर जाएगा और आखिरी में एग्जीक्यूट होकर के बाहर, क्योंकि थर्ड राउंड में जब हम लोग ऊपर जाएंगे तो P1 इज ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड। P1 को कितना चाहिए था? 6 चाहिए था, जिसमें से 2 यहाँ पे ले लिया उसने, 2 यहाँ पे ले लिया और 2 यहाँ पे ले लिया, तो 6 में एग्जीक्यूट हो चुका। सिमिलरली P3 की बात करें तो इसको 5 चाहिए था, तो P3 ने 2 यहाँ पे ले लिया, 2 यहाँ पे ले लिया और 1 यहाँ पे ले लिया, तो ये भी एग्जीक्यूट हो गया। P2 को कितना चाहिए था? 8 चाहिए था टोटल, तो 2 यहाँ पे मिला, 2 यहाँ पे मिला, तो टोटल 4 हो गया। 4 + 2 6 हो गया और ये 6 + 2 8 हो गया। कंप्लीटली अब सारी प्रोसेस आपकी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब आप अपना सिंपल जो फॉर्मूला था टर्न अराउंड टाइम का वही लगाएंगे और बाद में वेटिंग निकालेंगे। तो चलिए मैं टर्न अराउंड टाइम पे चलता हूँ। P1 का टर्न अराउंड टाइम क्या होगा? तो फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। We'll take arrival time from the table and completion time from this Gantt chart, ठीक है। तो चलिए P1 के लिए हम लोग बना रहे हैं। और P1 कंप्लीशन टाइम, अब याद रखिएगा कंप्लीशन टाइम कौन सा लेंगे? लास्ट टाइम जब उसने सीपीयू को छोड़ा था वो वाला टाइम कंप्लीशन टाइम होगा। क्यों? क्योंकि P1 यहाँ पे पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, ये तो 2 ही सेकंड हुआ था, अभी बचा है। यहाँ पे भी 6 to 8 के बीच भी P1 बचा था, और 12 to 14 के बीच क्या हुआ? P1 पूरी तरीके से फिनिश हुआ। तो विल टेक कंप्लीशन टाइम फ्रॉम द लास्ट टाइम व्हेन द P1 अराइव्स। जब लास्ट टाइम P1 अराइव हुआ है इस ग्रैंड चार्ट में, वहां का जो टाइम होगा आखिरी वाला, वो हम लोग कंप्लीशन लेंगे। तो देखिए पहली बार P1 यहाँ पे आया, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ पे आया, तो तीसरी बार जब इसने सीपीयू को छोड़ा, दैट विल बी द कंप्लीशन टाइम ऑफ P1। तो तीसरी बार इसने सीपीयू कब छोड़ा? 14 में, तो इसका कंप्लीशन टाइम क्या हुआ?
14, क्योंकि P1 कंप्लीट ही नहीं हुआ था, इसके बीच तो 2-2 सेकंड बस एग्जीक्यूट हुआ, कंप्लीट कब हुआ 14 एंड द अराइवल टाइम ऑफ P1 इज 0, so 14 minus 0 will be 14. Similarly for P2, the completion time of P2 is जब इसने आखिरी टाइम सीपीयू को छोड़ा, दैट इज द 19 में ये सीपीयू को पूरी तरीके से फ्री कर दिया था, बिकॉज इन बिटवीन द प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन सम पार्ट्स, कुछ पार्ट में एग्जीक्यूट हो रहा था, राइट, लाइक 2 मिलीसेकंड यहाँ पे, 2 मिलीसेकंड यहाँ पे, 2 मिलीसेकंड यहाँ पे, एंड फाइनली जब ये कंप्लीट हुआ दैट इज ऑन 19, और अराइव कब हुआ था, ये 2 पे अराइव हुआ, तो 19 minus 2 will be 17, ठीक है। Similarly for P3 turnaround time, P3 प्रोसेस कब कंप्लीट हुआ है इसमें, तो वी कैन सी लास्ट टाइम जब P3 का दिख रहा है इसमें, तो लास्ट टाइम यहाँ पे दिख रहा है, और इसने सीपीयू को कब छोड़ा है 17 में, तो दैट इज 17 माइनस अराइव कब हुआ था, अराइव आप टेबल से ले सकते हो, तो P3 अराइव हुआ था टेबल में 3 में, 17 minus 3 that is 14. So these are the turnaround time for different processes P1, P2 and P3. Now you can take average to calculate average turnaround time. Waiting time, तो waiting time के लिए भी फॉर्मूला हमारे पास है, waiting time is equal to turnaround time minus burst time. तो फटाफट मैं निकाल देता हूँ प्रोसेस का, P1 के लिए कितना होगा वेटिंग टाइम, तो यू कैन टेक टर्न अराउंड टाइम फ्रॉम हियर, तो P1 का टर्न अराउंड टाइम कितना था अभी आपने कैलकुलेट किया है, दैट इज 14 माइनस बर्स्ट टाइम इज गिवन इन द टेबल दैट इज 6, सो इसका हो जाएगा 14 minus 6 that is 8. In very similar manner for P2, the turnaround time of P2 you have calculated here, यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया है P2 का टर्नाराउंड टाइम कितना है, अभी निकाला है आपने 17, तो 17 ले लीजिए, और burst time is given in table that is 8, 17 minus 8 is 9, and for P3 the completion time the turnaround time of P3 is 14, that is given, that we have calculated here 14, और इसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, बस टाइम कितना है 5, 14 minus 5 is 9. Now you can take average of this waiting time and average of this turnaround time to find out the average turnaround time and average waiting time. I hope अब आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अदर और कुछ न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड करेंगे।